नमस्कार दोस्तों। आज जो एमपीपीएससी का डीएसपी रेडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पार्ट वन था जीएस का, जिसमें 50 क्वेश्चन थे, उसकी मॉडल आंसर की बनाई है मैंने आपके लिए। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डीएसपी रेडियो, एडीपीओ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सब एग्जाम्स के सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो अगर हम इस एग्जाम के नेचर को समझ पाए, इस पेपर को समझ पाए, तो उन एग्जाम्स में हम फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित कब निरस्त किया गया है? तो देखिए ये तो बेसिक करंट का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट जिन लोगों ने मतलब करंट अपना अपडेट करा होगा उनको ये पता ही होगा, क्योंकि इसमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 5 अगस्त 2019 को। और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया। यानी जब जम्मू कश्मीर के लिए स्पेस मतलब 1954 में एक ऑर्डर बनाया भारत सरकार ने, उसमें जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस दिए गए, वो इसमें खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये बिल बकायदा पास हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में है। तो इसमें तो ये आंसर जो है वो 5 अगस्त 2019 है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ये जरूर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का बिल राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, जम्मू कश्मीर को कब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, जैसे 31 अक्टूबर 2019 को। ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को, इनका नाम क्या था? शारदा मेनन, उनका नाम था शारदा मेनन। अब देखिए हमेशा याद रखिए, करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अपने को याद रखना है जो पहली बार हो रहे हैं, है ना। भारत का अगर किसी व्यक्ति के साथ पहला शब्द जुड़ा, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों पहला है, यानी दोनों में पहला वर्ड जुड़ा हुआ है। इसलिए जैसे शारदा मेनन, वो चूंकि पहली मनोचिकित्सक थी, इसलिए क्वेश्चन आ गया। और अभी दिसंबर 2021 में जब उनकी डेथ हुई, 98 ईयर एज थी, तो काफी चर्चा में भी रहा यहाँ पर, और उनको पद्म जो है वो भूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दूसरा, एक सेकेंड, भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस इंडियन नेवल शिप विक्रांत 2 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड से नौसेना को सौंपा गया? अब यही वो सेकंड वाले क्वेश्चन से भी आंसर यही आ गया, ठीक है। आईएन जो है वो अगर कहा जाए कोच्चि, क्यों? देखिए भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो रहे, विराट भी रहा, विक्रांत भी रहा, अभी आईएनएस विक्रमादित्य है, लेकिन हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं थे। मतलब हमने खुद कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया, हमने किसी ना किसी देश से कोई रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लिया। तो इस तरह से अभी चूंकि हमने रिटायर्ड लिए, तो उस पर ही जो है वो अगर कहा जाए कि अब हमने पहला खुद का अगर कहा जाए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले उसके हिसाब से जो है वो आपका पता होना चाहिए कि कोच्चि शिपयार्ड में जो है वो ये बना था। अगला है, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक विकास केंद्रों में बांटा गया? ये प्रक्रिया तो अब खत्म हो गई, हालांकि प्रश्न पता नहीं उन्होंने क्यों पूछ लिया। हालांकि इसमें 5 औद्योगिक विकास केंद्र है ना। एक्चुअल इनको जो है टेक्निकली ए के वी एन कहते थे। अब ए के वी एन आप इंटरनेट पे जाएंगे, ए के वी एन बोलते थे ना, औद्योगिक केंद्र विकास निगम बोलते थे, अब ये खत्म हो गए। यानी उन्होंने क्या करा था कि मध्य प्रदेश के जो 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो 5 हिस्सों में अलग अलग जगह से, जैसे एक भोपाल से ऑपरेट होता था, एक इंदौर से ऑपरेट होता था, ग्वालियर से ऑपरेट होता था, जबलपुर से, और एक रीवा से 5 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। बट अब ये खत्म हो गई है प्रक्रिया, और पूछ लिया, एग्जाम है, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, उसके ऊपर है, ठीक है। हाँ पर थोड़ा सा टफ मान सकते हो, क्योंकि जनरली बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। पर पुराना, अगर 1-2 साल पुराना किताब होगा तो उसमें आपको मिल गया हो। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर है? तो बच्चों वाला हो गया, नर्मदा नदी। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत गया होगा। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा गठित हुई थी, ये भी सभी का सही गया होगा, 1956, और वो 57 में जो है वो विघटित हो गई, क्योंकि उस समय भारत में केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते थे। तो 56 से 57 तक जो है वो पहली विधानसभा ये रही थी, है ना। ये भी बिल्कुल बेसिक सा जो है वो कहा जाए बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर। तो आंसर इसका है इंदौर। मध्य प्रदेश में फाइनेंस रिलेटेड, मतलब जितने भी अगर कहा जाए इकोनॉमी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट भोपाल में केवल यही एक फाइनेंशियल, क्योंकि ऐसे भी हमारी आर्थिक राजधानी तो इंदौर है, तो ये तो सबका ही सही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगला है, मध्य प्रदेश फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर
जिला गुना किन देशों के सहयोग से जो है वो बना है। अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाता हूँ। वहां अमेरिका तो नहीं लिखा, लेकिन इटली लिखा, तो आंसर तो ऑटोमेटिकली इसका क्या हो गया, इटली हो गया। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, और विजयपुरा प्लांट की, 2 यूनिट है यहाँ। तो इसमें अगर आप यहां से पढ़ें, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो इसमें लिखा हुआ है ये हेल्डोर जो है रिस्पॉन्ड डेनमार्क, दूसरा लिखा है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, और नीचे जो है वो इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सैनम प्रोगेटी ऑफ इटली। तो इस तरह से हम इसको इटली जो है वो मतलब अमेरिका और इटली जो है वो लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट अस में इटली का उल्लेख, हालांकि अमेरिका का उल्लेख उसने स्पष्ट जो है वो अगर कहा जाए नहीं किया, ठीक है, बट हाँ इटली का उल्लेख है, तो फिर तो वो मैच द कॉलम वाली लाइन के हिसाब से ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अबाउट अस कॉलम से एग्जैक्ट खुद भी अपने स्तर पर जो है वो तैयार कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला कहता है मध्य प्रदेश के में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना शुरू की गई। तो 2020 में ये पोषण महोत्सव योजना जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई थी। एक्चुअल 2020 में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे, यानी 17 सितंबर को, मध्य प्रदेश शासन ने पोषण महोत्सव योजना शुरू की थी। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा हम नहीं मान सकते। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो कई बार एमपीपीएससी के क्वेश्चंस मतलब पेपर्स में पूछा जा चुका है, अदर में भी पूछा जा सकता है, बालाघाट, तो ये तो सबको पता ही होगा, इसमें कुछ बात ही नहीं है बताने की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या, ऐसे भी यहाँ पर हरदा ही है, तो हरदा में जो है वो बाल जनसंख्या क्या है, सबसे कम है, उसको आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया। अब ये क्वेश्चन उसने उलझा दिया। आंसर तो जो है वो मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट की बात करते हैं तो 93 है, उसमें तो 93 आता है, लेकिन वो लागू कब हुआ। ठीक है, वो लागू हुआ 25 जनवरी 1994 को। अब कई बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे, किसी ने 94 मार दिया होगा, जैसे ये बच्चे ने भी 94 मारा है। तो वहां वो पूछना क्या चाह हो रहा है, कब बनाया गया या कब लागू हुआ। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993। हालांकि वो उसमें जब भी हम मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आता है क्रमांक 1 1994, इसीलिए उसको 94 ही आंसर करना पड़ता। ठीक है, यानी 25 जनवरी 1994 को तो लागू किया गया, क्रमांक 1994, तो उसको 94 ही कहते हैं। बट जब आप एक्ट पढ़ते हो मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट, तो उसमें 1993 लिखा होता है, तो स्पष्ट करना चाहिए हालांकि आयोग को, पर अब क्या करो। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का पहला शासकीय माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना, लाख हुआ, तेंदुपत्ता हुआ, महुआ हुआ, ये सब जो है वो टिम्बर प्रोडक्ट में नहीं आते, यानी लकड़ी वाले उत्पादों में नहीं आते, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। तो उमरिया तो ऐसे ही सबको पता ही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तो सरल ही प्रश्न है, बन ही गया होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। तो चाहे मध्य प्रदेश हो इंडिया हो, राज्य विधानसभा को किसी समय भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास ही होता है, तो इसका आंसर तो राज्यपाल हो गया, तो इसमें तो कोई बहुत वो नहीं है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कौन से गांव में 130 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। बमोरी, भगवानपुरा, बारूखेड़ा या भाटखेड़ा। तो ये जो है वो है भगवानपुरा। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन जो अभी चर्चा में, ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में आ भी गया, तो आप नीमच की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको जो है ये प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी। नीमच है ना, जावद जो है वो तहसील है, कोई पूछेगा, हो सकता है इस बार किसी एग्जाम में आपको तहसील पूछ लिया जाए, तो जावद तहसील है, वहां से भगवानपुर गांव पास पड़ता है, वो उस गांव में जो है वो ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे इसको टफ नहीं कह सकते। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। है ना, सिंध परियोजना, देखो सिंध अशोकनगर और गुना के आसपास है, तो ये हमारे यहीं की, और ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई पूछेगा कि सिंध परियोजना जो है वो क्या पूरी हो चुकी है, तो नहीं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाण सागर ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ज्वाइंट वेंचर में है। मतलब कभी जब हम मध्य प्रदेश की परियोजनाएं पढ़ते हैं तो 8 9 परियोजनाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे उर्मिल है, तो उर्मिल भी हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है वो संयुक्त परियोजना है। भांडेर है, तो भांडेर को भी हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है वो संयुक्त परियोजना है। बाण सागर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इसमें तो बिहार भी है, बाण सागर में तो बिहार भी जो है वो जो है वो आता है।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार भी आ रहा है उसमें। तो इस तरह से सिंध परियोजना इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और ये वाली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार भी इसमें जो है वो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो वैसे तो आपको सबको आंसर आ ही गया होगा, अनिल काकोडकर, है ना, क्योंकि अनिल काकोडकर का जो संबंध है वो बड़वानी से है। हालांकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा राजा रमन्ना से, क्योंकि राजा रमन्ना के नाम से आर आर कैट है ना, तो आर आर कैट उनके नाम से उन्होंने यहाँ काम किया है ना, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना, प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, इंदौर में है। लेकिन आर आर जो राजा रमन्ना है उनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। जन्म के हिसाब से बात करें तो वो अनिल काकोडकर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब इनका इस्तेमाल जो है वो हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, तो ये तो बेसिक है, उसमें कुछ गलत हुआ ही नहीं होगा वैसे। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा, अभी योजना लागू ही नहीं हुई है, अनुशंसा ही हुई है 6 सितंबर को। अब ये एक चीज आपको प्रश्न अब यहाँ से सीखना पड़ेगा कि बिल्कुल 15 दिन पुराना भी करंट अफेयर्स आपको अपडेट रखना पड़ेगा। ये योजना अभी 6 सितंबर को जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ उसमें इसकी स्वीकृति की गई कि भाई हमको जो है वो बिरसा मुंडा जो है वो स्वरोजगार योजना जो है वो शुरू करना है। तो इसका आंसर 6 सितंबर है, मतलब आपको 15 दिन पुराने करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। 2020 में मुक्केबाजी के लिए विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी जो है वो, तो देखिए मेगा परमार तो सबको मालूम है कि उनका सीधा संबंध जो है वो पर्वतारोहण से। ठीक है, दूसरा परिधि जोशी, उनका संबंध जो है वो घुड़सवारी से यहाँ पर। एकता यादव, एकता यादव जो है वो सेलिंग से जो है वो जुड़ी हुई जो है वो खिलाड़ी हैं, और मंजू बमोरिया जो है वो हैं मुक्केबाजी की खिलाड़ी। तो आंसर हो गया मंजू बमोरिया। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप ऐसे भी जो है वो लिख के रख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप सामने एकता यादव के जो है वो सेलिंग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो पर्वतारोहण लिख लीजिए। यहाँ पर मतलब ये क्वेश्चन आप अपने लिए भी तैयार कर लीजिए, ये तो अब एग्जाम हो ही गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इस तरह का बंच बना लेंगे तब जाके कहीं जो है वो क्वेश्चंस दिक्कत नहीं करते। या यहाँ पर आपने जो है वो घुड़सवारी लिख ली है, ऐसे इसको कर सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रभात जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो बेसिक है मलखम, इसमें सभी का आंसर सही होगा, तो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं कि क्या है यहाँ पर। अगला है, मध्य प्रदेश की संत रविदास योजना स्वरोजगार योजना का संचालन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इतना तो 50% तो सभी चले गए होंगे कि अनुसूचित जाति कल्याण निगम या अनुसूचित वित्त निगम। स्वरोजगार के लिए तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही काम करेगा, तो मध्य प्रदेश जो है वो मैं अनुसूचित जाति जो वित्त निगम मर्यादित है उसको इसकी जो है वो मेन अगर कहा जाए कि नोडल एजेंसी बनाया, वो इसमें फंडिंग वगैरह करेगी। ठीक है, अनुसूचित जाति वित्त निगम याद रखिएगा। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको उलझाते हैं। कुछ बच्चे नीरज चोपड़ा मारे होंगे, पैरा ओलंपिक नहीं देखा होगा। देवेंद्र झाझरिया ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, किसी का वैसे गलत गया नहीं होगा, यह आसानी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क में मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। लगभग जनरली जो मैग्नीज होता है उसमें मैग्नीज लगभग 46 से 48% ही होता है, एक अप्रोक्स। तो उस हिसाब से आंसर जो है वो फिट बैठता है। ठीक है, हालांकि बहुत टफ मैं नहीं रख सकता, लेकिन है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेपा नगर कागज कारखाने के लिए तो ये तो सबको ही मालूम है, चांदनी थर्मल पावर प्लांट से जो है वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो वो तो सभी का सही होगा, कुछ बात ही नहीं बचती। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वो वर्षा कहाँ होती है। मंडला, अमरकंटक, पचमढ़ी, बालाघाट। तो इसका आंसर जो है वो है आपका पचमढ़ी है ना, 199 सेंटीमीटर, यानी मोटा मोटा माने तो 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा आधात्विक खनिज जो है वो कौन सा है। फायर क्ले, फेल्डस्पार, गेरू, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, कोरंडम। कभी भी आप मोह स्केल देखेंगे ना, जनरली ये तो आपको ऐसे भी जो है वो मोह स्केल जो है वो इस तरह से टाइप करिएगा। इस स्केल को देखेंगे तो इसमें टेल्क जो होता है, ठीक है, जिससे पाउडर बनता है, वो सबसे सॉफ्ट होता है, और हार्डनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसमें सबसे हार्ड होता है डायमंड, उसमें 10 तक की स्केलिंग होती है। डायमंड के पहले होता है कोरंडम और उसके पहले होता है टोपाज।
तो ये हार्डनेस के हिसाब से है, ये मतलब बेसिक अपने को पता होना चाहिए ना। टोपाज मतलब पुखराज, ये तीन सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर डायमंड, उसके बाद कोरंडम और उसके नीचे फिर पुखराज। तो ये भी जिसने मो स्केल पढ़ा होगा उसके लिए तो सरल होगा, हालांकि वो फायर क्ले और गेरू से और फेल्डफार से जो है वो आसानी से लिंक कर सकता था कोई भी। किस ऐतिहासिक स्मारक को खंबा बाबा, तो बेस नगर में जो गरुड़ स्तंभ है, विदिशा में नहीं है, विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ स्तंभ है, उसको ही खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है। उसको हेलिडोरस पिलर भी बोलते हैं, क्योंकि जब हेलिडोरस यहाँ आया था भागवत के दरबार में, तो उसने यहाँ आने के बाद जब भागवत धर्म को अपना लिया, तो उसके मतलब एक प्रकार से जैसे कि याद के रूप में उसने उसको पिलर को जो है बनवाया था, वो विष्णु को समर्पित है ना, गरुड़ पिलर है वो। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी तो सिद्ध बाबा, ये ऑलमोस्ट सबका सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी, हिरण तो है, देनवा, गोई और हथनी। अब देखिए जो देनवा नदी है ना, वो एक्चुअल सीधे नर्मदा में नहीं मिलती। देनवा जो नदी है वो आपकी तवा जो है वो उसकी जो है वो सहायक नदी है। तो तवा नर्मदा में मिलती है, यानी अब इसमें कंफ्यूजन है, जो है गोई तो सीधे जो है वो नर्मदा की सहायक नदी, तो इसका जो आंसर है वो है देनवा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब मिलेगी नर्मदा में ही, लेकिन वो सीधे जो है वो नर्मदा के अंदर नहीं मिल रही, वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी तवा में जाकर जो है वो मिल जाती है। फिर अगले पे आते हैं, अगला है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान, तो तापमान तो सबसे अधिक छतरपुर, नौगांव, इनमें रिकॉर्ड होते हैं। ये प्रश्न कैसे बनाया उन्होंने, आश्चर्य है। बड़वानी, ग्वालियर, इंदौर, तो मेरे हिसाब से तो बड़वानी में रिकॉर्ड हुआ 48, ग्वालियर भी हो सकता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकली तो सबको मालूम है कि जब भी हम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, दो तीन जो है वो सालों से अगर हम कभी भी मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा जो है वो बात निकल कर आती है नौगांव की। ठीक है, और हो सकता है कि उनको नौगांव देना था, या नौगांव भी नहीं देते सपोज मान के चलो, तो वो कम से कम छतरपुर ही दे देते, तो हम उससे आंसर तक जो है वो पहुंच जाते सही। बट क्या होता है कि एमपीपीएससी ऐसे एक दो क्वेश्चन बेतुके से उठाती है जिसका कोई जो है वो आधार नहीं। सेम इसके नीचे का क्वेश्चन है सिहारी, मुझे बिल्कुल आंसर नहीं मालूम है कि इसका क्या है, क्योंकि मैंने कभी सिहारी पढ़ा ही नहीं। टेक्निकली अगर बताऊं तो इसका आंसर आपको खुद ही जो है वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बैंकिंग कार्ड से भी कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट होता है आपके पास, उससे भी जो है वो कर सकते हैं। उपयुक्त तो सभी आएगा इसमें ना, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होगा ई कॉमर्स का ही हिस्सा जो है वो मानी जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा फ़ोन पे, पेटीएम में आपके पास मोबाइल वॉलेट ऑप्शन आता है। यूपीआई, यूनिफाइड जो है वो पेमेंट्स इंटरफेस, ऑलमोस्ट इस क्लास में सभी लोग जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका तो आंसर सभी का बिल्कुल ही सही है कि यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है यूपीआई को। अगले पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च नहीं है इंजन नहीं है ना। तो फर्स्ट इज अल्टा विस्टा, ये सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सर्च इंजन नहीं है, ये एग्जैक्टली एक ब्राउजर है। थोड़ा ब्राउजर और सर्च इंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, कभी अलग से कोई क्लास होगा तो पूरा समझाएंगे इसको। याहू है और लाइकन्स भी है, ये तीनों जो है वो सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो सर्च इंजन जो है वो बिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन को देखते हैं तो वो बिंग नाम का जो है वो सर्च इंजन उसमें जो है वो आता है। और वेब ब्राउजर प्लेटफॉर्म अगर जाएंगे तो एड जाएगा उसके अंदर, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर तो हो नहीं सकती, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये तो सब हो ही नहीं सकते। कू अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो आपका आंसर सही गया ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरेक्शन ई गवर्नेंस में नहीं आती। शासन और नागरिकों के मध्य, ये बिल्कुल ई गवर्नेंस का हिस्सा जो है वो मानी जा सकती है, मतलब बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। शासन और व्यापार के मध्य, मतलब बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, ये भी हो सकती है। शासन और आंतरिक कार्य, बिटवीन इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशंस, ये बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट के इंटरनल ऑपरेशंस में ई गवर्नेंस यूज हो रहा है। नागरिक और व्यापार के आंतरिक मध्य, यानी सिटीजन एंड इंटरनल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये जो है वो अगर कहा जाए, इसमें जो है वो सीधे सीधे ई गवर्नेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। फिर अगला है, एनपीसीआई के द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम जो है वो क्या है। तो ऑलमोस्ट अभी कोविड के समय तो ऐसे ही जो है वो रुपे कार्ड इतना ज्यादा चर्चा में आ गया था
मतलब दूसरे देशों में भी रुपे कार्ड को और भीम ऐप जो है वो उसको उपयोग में जो है वो लाया जा रहा था। तो ये एनपीसीआईए का है। तो आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, कोशिश करिए उसके जितने भी मतलब जो भी, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो चला रहा है, ये यूपीआई जो सर्विस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी की जो है वो देन। तो एक लिस्ट उसकी जो है वो पूरी देख लीजिए, तैयार कर लीजिए कि क्या क्या, ऐसे दो तो आप याद ही रखिए, एक यूपीआई तो याद ही रखिए और एक रुपे कार्ड तो आप याद ही रखिए। तो इसमें जो है वो रुपे कार्ड आंसर है। मैं लिख दे रहा हूँ रुपे। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो अस्थिर मेमोरी है? तो रैम, रोम, प्रोम। अब ये देखिए, कुछ क्वेश्चन तो उन्होंने बेतुके उठाए और कुछ जो है वो अगर कहा जाए बहुत ही ज्यादा बच्चों वाले उठाए, है ना। तो रैम है, सबको मालूम है। अगला जो है वो है डीआरडीओ के द्वारा विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए रोबोट्स का नाम है तो दक्ष। जनरली आपने कभी भी रोबोट पढ़े होंगे तो दक्ष रोबोट पढ़ा ही होगा। अभी तो 8-10 ही रोबोट हैं भारत में जो चर्चा में है। तो दक्ष दक्ष आपको याद रखना है। बाकी ये नेत्र वगैरह निशांत ये तो सब जो है वो यूवीए व्हीकल्स हैं उसके, मतलब जैसे कहा जाए आज जिसको अपन आम भाषा में ड्रोन कहते हैं वो। तो आंसर जो है वो है दक्ष। ये दक्ष आपको याद रखना है। फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ईमेल से फिशिंग हो सकती है। फिशिंग मतलब ये जो मेल वगैरह आते हैं ना, कि आपको इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, ठीक है, इसको लिंक को क्लिक कीजिए आपको पैसा आ जाएगा। तो फिशिंग मेल से भी हो सकती है, एसएमएस से भी हो सकती है, ठीक है, फोन कॉल से भी हो सकती है, सबसे हो सकती है। जिसको अपन जैसे फोन से हो रही है तो वो वॉइस ओवर फिशिंग कहलाएगी, ठीक है। उसको अगर मैसेज से हो रही तो मिशिंग कहलाएगी, ठीक है। एसएमएस से हो रही तो स्मिशिंग कहलाएगी। मतलब वो सब है उसी के अंदर। तो आंसर डी जो लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही है। आंसर इसका डी ही होगा। यानी हम फोन कॉल से भी कर सकते हैं, एसएमएस से भी फिशिंग जो है वो हो सकती है। राई परंपरा क्या है? लोक नृत्य है राई, सबको मालूम है, कोई बात ही नहीं। मध्य प्रदेश का राज्य लोक नृत्य राई है। काकनाथ का आधुनिक नाम क्या है? सांची। सांची को ही, जो सांची का स्तूप था उस जगह को काकनाथ के नाम से जो है वो जाना जाता था, मतलब किसी जमाने में। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या है? ये थोड़ा सा उसने क्या करा, क्वेश्चन थोड़ा सा गुमराह करने वाला जो है वो डाल दिया, है ना। उनके पिता एग्जैक्टली कीरत राय थे। उनके मतलब अगर कहा जाए कि पिता का जो है वो नाम कीरत राय था, रानी दुर्गावती के। लेकिन उनका एक नाम और भी था। मतलब कीरत राय तो है कि हाँ जो है वो अपन मान रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनका नाम था सालीवाहन। तो जो सालीवाहन भी उनका नाम था और कीरत, तो कंफ्यूज नहीं होना। रानी दुर्गावती के पिता का नाम सालीवाहन, ये आप याद रख सकते हो। ये प्रश्न अच्छा, मतलब हेल्दी क्वेश्चन जिसको कहते हैं उसमें आ सकता है। किस वर्ष झंडा सत्याग्रह हुआ? 1923। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप मेरा हिस्ट्री का वीडियो भी देखेंगे उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको बहुत सारे उसके ऊपर। तो जो है वो अगर कहा जाए कि ये इसके अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर। चलिए एक एक सेकंड, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, एक मिनट रुकिए। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें, एक मिनट बस, ठीक है। तो अभी ये रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचने हेतु अपनी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगा का नाम क्या था? तो झलकारी बाई। ये तो बिल्कुल सरल ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कहाँ के किले में अहू खाना मृगवन स्थित है? बुरहानपुर। ये वही जगह है जहाँ मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और शुरू में उनको वहीं दफनाया गया था। भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? नववर्ष, होली, दीपावली। तो होली के पहले महाशिवरात्रि से शुरू हो जाता है और होली तक चलता है भगोरिया मेनली। मतलब होली के पहले महाशिवरात्रि आती, महाशिवरात्रि से शुरू हो जाएगा, होली तक चलता है भगोरिया। और झाबुआ वाली राजपुर वाली जो बेल्ट है वो भगोरिया के लिए फेमस है। होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है? रघुवीर सिंह। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं खुद ही होशंगाबाद से हूँ वैसे, लेकिन मैंने आज तक कभी बुक का नाम नहीं सुना। तो मुझे भी इंटरनेट पर ढूंढना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ढूंढकर आपको भेज दूंगा इसका नाम ये अभी। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके नाम या जिसमें उलझन है मुझे, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी आंसर सही हैं। एक सियारी वाला, वो मुझे नहीं मालूम कि क्या है उसका आंसर, वो ढूंढना पड़ेगा कहीं इंटरनेट पर, मैं ढूंढ के आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और दूसरा ये वाला यहाँ। तो बहुत धन्यवाद आपका। एवरेज मिला जुला पेपर था। मतलब एमपी के क्वेश्चन तो बेतुके ही पूछे उसने, मतलब जो क्वेश्चंस का कई जो है वो मतलब बिना सर पैर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। कुछ ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस के क्वेश्चन बिल्कुल सरल पूछ लिए, और कुछ क्वेश्चन तो बेतुके, मतलब जैसे सीआरई, ये सबसे अधिक तापमान वाला, ये बिल्कुल उठा के जो है वो, नदी वाला भी थोड़ा सा उलझाने की कोशिश उसने करी। तो इस तरह से एवरेज संतुलित पेपर है यहाँ पर।
या चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।